इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इकाई 5 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती हुई तस्वीर 1992 के बाद। 1992 के बाद भारतीय शिक्षा की किस प्रकार से तस्वीर में उभार आया है, सारी बात हम इस यूनिट में करेंगे। 12 नंबर का यूनिट है आपका, तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न आपके निबंधात्मक यहाँ से बनेगा और कुछ प्रश्न आपके छोटे यानी कि अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हुए चलेंगे, जिनसे कम टाइम में आपका यूनिट जो है पूरा कवर हो जाए। और बाकी के दोस्तों 4 वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जैसे प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको सारी एक साथ वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप दोस्तों सारे वीडियोस वहाँ से कंटिन्यू देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला की प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में क्या क्या आता है, तो सभी बालक बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। और दूसरा है बालक बालिकाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के बीच नामांकन, ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अंतर 5% तक कम कर देना। तीसरा है बालक बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को 10% से कम करने का उद्देश्य है। बालक और बालिकाएं दोस्तों विद्यालय क्यों छोड़ते हैं? काफ़ी हद तक दोस्तों पेरेंट्स की वजह से, घर पे काम की वजह से, या फिर दोस्तों वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, सब्जेक्ट उनको हार्ड लगते हैं, तो उस वजह से भी वो विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। चौथा है बालक बालिकाओं की उपलब्धि स्तर में 25% तक वृद्धि करना। उपलब्धि स्तर यानी कि वो घर पर ना रुकें, सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए। और पाँचवा जो है प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का संबलीकरण करना का अर्थ हम दोस्तों ऐसे ले सकते हैं कि टीचरों को परफेक्ट करना, उनको प्रशिक्षण इस प्रकार से देना कि वो बच्चों को सब्जेक्ट को में रुचि पैदा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाने के योग्य टीचर बन जाए। छठा जो है प्राथमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, पैरा शिक्षक की संकल्पना क्या होती है। तो सामान्य रूप से शिक्षक बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित होती हैं और इन्हें की सेवा शर्तें ऐसी होती है कि इन्हें नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, अवकाश भत्ते, बीमार होने पर दवा की राशि, भविष्य निधि आदि प्राप्त हों और अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के मौके मिलें। जहां शिक्षकों को ऐसी सेवा शर्तें नहीं उपलब्ध हैं और बिना अर्हता, बिना स्थायित्व या सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधा से काम लिया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों को पैरा शिक्षक या अनौपचारिक शिक्षक कहेंगे। पैरा शिक्षक की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यापक रूप से सामने आई है। पैरा शिक्षक सामान्यतः संविदा यानी कि ठेके पर काम करने वाले विद्यालयी कर्मचारी होते हैं, यानी कि जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब बुला लिया जाता है, जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तब उन्हें भेज दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो नियमित शिक्षकों के समान विद्यालयों में शिक्षण करते हैं, परंतु नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित मानदेय पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिलता है और उन्हें कम कालावधि के लिए नियुक्ति दी जाती है। साथ ही इन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी नहीं मिलते जो नियमित शिक्षकों को मिलते हैं। पैरा शिक्षक की संकल्पना 1980-90 के दशक में बहुत तेज़ी से इसलिए अपनाई गई क्योंकि समिति वित्तीय संसाधन होने के बावजूद बुनियादी शिक्षा की मांग को पूरा करना जरूरी था। इनकी नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया, कार्य की स्थितियां पूरी तरह से नियमित शिक्षकों से अलग थी। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है, जैसे कंटेक्ट, उपासक, गुरुजी, सामुदायिक शिक्षक, सामुदायिक जन विद्यालय शिक्षक इत्यादि। पैरा शिक्षक प्रथम अनौपचारिक शिक्षा के लिए अधिकृत इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक के रूप में रात्रिकालीन विद्यालयों व प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में नियुक्त होना शुरू हुए। अब अगला टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे, शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या है। तो शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शासन द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात 20वीं सदी के प्रारंभ में गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा को दलितों की मुक्ति का मार्ग मानकर अंग्रेजों से गुहार की थी, लेकिन उस विचार को उस समय तवज्जो नहीं मिली। अंग्रेजों की प्राथमिकताएं भिन्न थी। आज़ाद भारत में भी यह मांग बरकरार रही कि 21वीं सदी तक पहुँचते देश में सभी वर्गों में यह महसूस किया जा रहा था कि नए उद्योगों में रोजगार पाने के लिए, खेती की नई तकनीकों को जानने के लिए, संचार माध्यमों के बेहतर उपयोग के लिए शिक्षा को केवल साक्षरता या कौशल अर्जन का माध्यम नहीं वरन मानवीय गरिमा के साथ जोड़कर देखा गया।
अगला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षक के क्या क्या स्तर होते हैं शिक्षा अधिकार कानून के तहत। तो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्द्रता जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी। अध्यापक निम्नलिखित कार्य करेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से कार्य करेगा। पहला जो है, स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखना है। दूसरा है, प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलाए और पूरा करें। तीसरा है, निर्दिष्ट समयावधि में सूचना पाठ्यक्रम पूरा करें। चौथा है, हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए ज़रूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करें। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे, शिक्षा के अधिकार विधेयक का महत्व क्या है। तो इस अधिनियम में सम्मिलित की गई धाराओं के बाद हम ऐसी आशा रखते हैं कि शिक्षा और शिक्षण के तहत सारे पक्षों में हमें आशातीत सफलता हासिल होगी। यही नहीं, बच्चे बाल जीवन और स्कूल से जुड़ी हुई कई समस्याएं धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी और विशेष रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। इस अधिनियम का पालन करने पर हमें समाज में, स्कूल में और घर परिवार में धीरे धीरे दिखाई देंगे। पहला है, समाज में फैला जातिगत और सामुदायिक भेदभाव आखिरकार दूर होगा। दूसरे नंबर पर है, शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाएंगे। नंबर 3 पर है, स्कूल न पढ़ने पढ़ाने के औपचारिक केंद्र रहेंगे बल्कि उचित देखभाल और सुरक्षित संस्थान के रूप में स्थापित होंगे। यही नहीं, डर के अभाव में स्वतः ही बच्चों की नियमित उपस्थिति रहेगी। और चौथा रहेगा, स्कूल शिक्षा प्राप्त करने का ऐसा आनंदालय होगा जहां निष्पक्षता, पारदर्शिता और भेदभाव रहित नियम के साथ बच्चे सहभागिता करते हैं। आगे टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, लहर, ब्रिज कोर्स, शिक्षक सम्मेलन, माइग्रेटरी छात्रावास, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम तथा वर्कबुक विकसित करने जैसे अनेक प्रयासों के चलते यह अपेक्षित था कि बच्चों में सभी विषयों को पढ़ने लिखने की आधारभूत समझ विकसित होगी। एसएसए के कई कामों को स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। इनमें नए स्कूल खोलना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, पाठ्य पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना आदि काम शामिल हैं। चूँकि एसएसए राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी कामों के संचालन करने की भूमिका में रहा है, इसलिए अभियान के कार्यकाल के दौरान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए हुए सभी काम एसएसए के अंतर्गत ही हुए हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के संचालन का ढांचा। तो एसएसए की गतिविधियों के संचालन के लिए एक अलग पंजीकृत संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। इसके मुखिया आयुक्त होते हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक और ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी पहले से कायम शिक्षा संचालन के ढांचों के अतिरिक्त हैं। अगला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो एसएसए में योजना निर्माण के काम में व्यापक भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। इसमें जन समुदाय प्रतिनिधि और विद्यालय के शिक्षक शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली योजनाओं में पंच, सरपंच, शिक्षक, अभिभावक व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भागीदार होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, विद्यालयी शिक्षा के बढ़ते निजीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी के लिए स्कूल व्यवस्था सरकारों के सामने एक चुनौती थी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रसार और सार्वभौमिकरण में निजी विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि यह स्कूल एक विशेष वर्ग के बच्चों के लिए ही उपयोगी रही। निजी विद्यालयों की फीस व अन्य खर्चे बहुत अधिक होने के कारण अभिभावकों व अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ बढ़ता गया। इन विद्यालयों के खर्चों को सामान्य आय वर्ग के अभिभावक वहन नहीं कर पाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या रहती है। तो शिक्षा के विस्तार में समुदाय सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आज की परिस्थितियों में विविध समुदायों के प्रभावशाली परिवार व सामुदायिक संगठन, न्याय संस्थाएं, फाउंडेशन आदि शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भागीदारी निभा रहे हैं। बालक बालिकाओं के विकास, उनकी आदतें
व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उनका व्यवहार बन जाता है। शिक्षा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय एवं विद्यालय आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। विद्यालय के सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का सहयोग विद्यालय को मिले। सभी लोग विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग लें व शिक्षकों का पूर्ण सहयोग करें। तो बस दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। यूनिट 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ इनकी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सीरीज है या बुक है तो वहाँ से भी आप कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन्हें देख सकते हैं। और भी अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है इनमें या और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पर्सनली मैसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।